हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो, हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं। अगर आपने अपना लास्ट वाला लेक्चर देखा हो, फर्स्ट वीडियो आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का देखा होगा, तो हम लोगों ने उसमें पूरा किसके बारे में बात करी थी, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इन रियलिटी में होता क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। अब आप लोगों को मैंने इसमें स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर में बताया था, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलें, उसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी बच्चों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा, पढ़ा और समझा, तो अब उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, रिविजन कर लेते हैं एक बार। कल आपको बोला था पढ़ने के लिए, पढ़ के आए सब लोग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थोड़ा सा रिविजन करेंगे हम लोग, पूछते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे हम बात करते हैं कि CMI का मतलब क्या होता है, बताइए। CMI लिखा हुआ था कहीं पे, पढ़ा था इसके बारे में। CMI मतलब क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन। CMI मतलब क्या बोला था हम लोगों ने, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। एक चीज़ हम लोगों ने बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। जब बच्चों हम लोगों ने बात की थी, वीडियो आप लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ये ठीक है, अपन इतना कॉम्प्लिकेट नहीं पढ़ेंगे, सिंपल उसमें आप बता दो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि कोई मेटल अपने साथ कितने लिगेंड को ऐड करता है, ठीक है। बॉन्डिंग मेटल की लिगेंड के साथ कितने लिगेंड के साथ हो रही है, उसको आप किससे बताते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर से बताते हो। असल में क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, या दूसरी जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। बेसिक हम लोग, मैं आज जो स्टार्ट कर रही हूँ वो भी पुराने बेसिक से ही वापस चालू कर रहे हैं बच्चों अपन, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब अपन इसके अंदर ये चीज़ बताते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनको अगर आप सिंपली डिसॉल्व करना चाहो वाटर के अंदर, तो अपने सिंपल आयन में डिसॉल्व या डिसोसिएट नहीं होते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं कि आपने पानी में डाला, घोला, घोलने के बाद सारे आयन आपको अलग अलग नहीं मिलेंगे। जैसे NaCl है, NaCl की बात कर लेते हैं हम लोग, KCl की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे। इसके अलावा भी अदर एलिमेंट्स होते हैं, मैंने एग्जाम्पल पहले वाले वीडियोस में दिए हैं। तो आप ऐसे एलिमेंट्स जिनको आप क्या कर रहे हो, ऐसे कंपाउंड जिनको आप क्या करते हो, अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो या तोड़ने की कोशिश करते हो, अपने अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाते हैं। अलग अलग कंपोनेंट में टूटने का मतलब कि उनका हर एक कंपोनेंट का अलग अलग टेस्ट आपको मिल जाएगा। NaCl की बात करें तो सोडियम का अलग, क्लोरीन का अलग, ठीक है। लेकिन जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पूरा का पूरा कंपाउंड एज इट इज पड़ा रह जाता है, और आपको क्या मिलता है, सिर्फ उसका एनायन या कैटायन जो बाहर होगा उसी का टेस्ट आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल बार बार हम लोग क्या लेते हैं, K4FeCN6 का सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है बच्चों ये पोटेशियम फेरोसाइनेट, K4FeCN6, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनेट की जब बात करते हो और पानी में इसको डालोगे तो पानी में टूट के आपको K4 अलग मिलेगा, ये वाला आयन पूरा माइनस, ये प्लस है क्योंकि ये दिख रहा है आपको, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कैटायन है तो आपको ये कैटायन अलग मिलेगा, ये वाला पूरा पार्ट एनायन आपको अलग मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको टूटना तो सब में चाहिए था, आयरन अलग, साइनाइड अलग, पोटेशियम अलग, लेकिन टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ये आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये अपने आयंस में डिवाइड नहीं हो पाता, और इसी तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। फिर हमने देखा था कि भाई मेटल और लिगेंड क्या होते हैं, चिलेट क्या होते हैं, चिलेट रिंग क्या होती है, ये चीज़ें देखी थी बच्चों, डिस्कस की थी। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक जो बच्चों बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। हमको पता है कि कभी भी बंध बनेगा या बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। पॉइंट क्लियर है। अब तक अपन जो पढ़ते आए थे नॉर्मल केमिस्ट्री में, वो हम कहते थे भाई मेटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मेटल के साथ जो दूसरा कुछ भी जुड़ेगा, मान लो X जुड़ेगा, ये हम अभी लिगेंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। नॉर्मल केमिस्ट्री में बात करते हो, मेटल है पॉजिटिव, X आपका कोई भी लिगेंड है, कोई भी एटम है, कोई सा भी, जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन फैमिली उठा लो, वो ज़्यादा इजी पड़ती है समझने के लिए। हम यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे अपन ने ले लिया K ले लिया, Ca ले लिया, ये भी तो मेटल्स हैं,
पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये मेटल्स हैं। उसके अलावा हम 3D एलिमेंट की भी बात कर लेते हैं। 3D एलिमेंट के लिए हम लोग कौन कौन से बोलते हैं वहाँ पे, वेनेडियम ले लेते हैं, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, कॉपर ले लिया, कॉपर का क्लोराइड मिल गया, आयरन का क्लोराइड मिल गया, कुछ भी कंपाउंड बन सकता है, FeCl3 बनता है, मतलब आयरन आपका मेटल हो गया, कॉपर वगैरह सब मेटल हो गए, एक्स यहाँ पे आपका क्या हो गया, दूसरा अदर कंपाउंड हो गया जो नॉन मेटल होगा। मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे अपन जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अभी तक तो नॉर्मल केमिस्ट्री में हम क्या कहते थे, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, जो देता है वो तो पॉजिटिव मतलब बहुत अच्छा, और जो लेता है वो नेगेटिव लेने वाली चीज़ है, तो उसकी एक जो इमेज होती है वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अभी तक तो हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ते आए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अदर केमिस्ट्री से डिफरेंट हो जाती है। कैसे डिफरेंट होती है, तो उसका एग्जाम्पल हम कैसे बताते हैं, जहाँ पर मेटल जिसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन देने की, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लेने लगता है तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं लेता, ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेगा। कहाँ पर लेगा, इसका जो बच्चों डी ऑर्बिटल होता है ना, डी शेल, आप लोगों ने पढ़ा है मेटल्स जो जनरली हम बात करेंगे, प्योर मेटल्स कौन से होते हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप बेसिक अगर आप पढ़ के आए होंगे, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा बच्चों, तो उसके अंदर हम क्या बताते हैं कि भाई एस ब्लॉक वाले जो होते हैं, एस ब्लॉक वाले एल्कलाइन या एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, पी ब्लॉक वाले हम कहते हैं गैसेस होते हैं। कुछ उसके एक्सेप्शन अलग अलग है, लेकिन अगर अपन कंबाइन बात करें तो हम यही कहते हैं कि भाई पी ब्लॉक एलिमेंट गैसेस फॉर्म में रहते हैं, मतलब नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट पे आते हैं तो हम कहते हैं ये प्योर मेटल्स हैं। बात समझ में आई, प्योर मेटल्स होते हैं क्योंकि इनके पास डी शेल मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके पास भरे पूरे हैं, इनको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मस्त रहते हैं, दूसरे को दे देते हैं। बात समझ में आई, जो अच्छा खासा है, अच्छा खासा अर्न करता है, कमाता है, उसको किसी से ज़रूरत नहीं मांगने की, उल्टा वो दूसरों की हेल्प करेगा। पॉइंट समझ में आया। तो डी ब्लॉक वाले की बात कर सकते हैं, मेटल की बात कर सकते हैं, बहुत रिच है वो, इलेक्ट्रॉन रिच, उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, देने की काम करते हैं लेने की बजाय, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी होती है। पॉइंट क्लियर है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करी तो हम लोगों ने कहा कि मेटल क्या कर रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम बात करते हैं तो मेटल क्या करेगा बच्चों, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन कैसे लेगा, लोन पेयर की फॉर्म में लेगा। ये बात समझ में आ गई। अब लोन पेयर जाएगा कहाँ, लोन पेयर कहाँ जाता है, मेटल के खाली इन ऑर्बिटल्स के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर। डी ऑर्बिटल जो खाली पड़ा हुआ है उसमें मेटल क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और वहाँ पे रखता है। पॉइंट क्लियर है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है फिर वो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होती है, जिसमें लिगेंड क्या कर रहा है, लिगेंड किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह। और अगर अपन मेटल की बात करें तो ये एसिड की तरह काम करता है। जनरली मेटल जो होता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। लेकिन जब भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमेशा हम ये बताएंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और लिगेंड जो है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पॉइंट समझ में आ गया। इतना क्लियर है बच्चों। अब मेटल और लिगेंड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। लास्ट वाला जो पढ़ा था हम लोगों ने, हमने इसमें टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर मेटल कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, लिगेंड कौन है, देने वाला। उसके बाद हमने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब वो नंबर जिससे मेटल कितने लिगेंड से जुड़ता है। मेटल के साथ मैं कह देती हूँ भाई एक मेटल है, मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये इसका लिगेंड हो गया 4। अगर 6 जुड़ते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है। कुछ कंपाउंड कैसे होते हैं मेटल के अंदर, जो क्या करते हैं, मेटल के साथ लिगेंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। रिंग बनती है तो अपन उसको चिलेट रिंग कहते हैं, और प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चिलेशन। बात समझ में आ गई। मेटल अगर क्या कर रहा है, लिगेंड के साथ अगर ऐसे रिंग बना लिया इसने, 3 की भी रिंग बना ली, 4 की भी रिंग बना ली, तो जब भी रिंग बनती है तो रिंग बनने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे क्या हो रहा है, चिलेट बन रही है, चिलेट रिंग कहा जाता है उसको, और चिलेशन प्रोसेस कहते हैं हम लोग। यही सब हम पढ़ के आए थे अपने लास्ट वाले वीडियो में। अब आज जो अपन स्टार्ट करें बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे। अब अपन को तो ये पता चल गया यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बच्चों K4FeCN6 का। ठीक है, K4FeCN6 की बात करी थी हमने, तो हमने क्या कहा था, ये कंपाउंड क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनेट। आपने नाम तो पढ़ लिया। अब आपको कैसे पता भैया पोटेशियम फेरोसाइनेट नाम था, तो वो नाम जो होता है, वो नॉमेनक्लेचर जो होता है, वो हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं। आपको पता है कोऑर्डिनेशन, किसी भी केमिस्ट्री के अंदर हम कभी भी नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, IUPAC के थ्रू। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने हर कंपोनेंट को अलग अलग नाम दिए हैं। ये भी आपको पता है क्यों दिए, क्योंकि अगर अपन बोले अल्कोहल को अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल बोलेंगे, कहीं और अल्कोहल तो बोल नहीं सकते।
दूसरे सिटी में, दूसरी कंट्री में, वहाँ पे उसका नाम कुछ और होगा, आप कैसे पहचानोगे अल्कोहल है? तो अल्कोहल को क्या किया IUPAC ने, अलग ही नाम दे दिया कि भैया इससे पहचानो अल्कोहल ये है। हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, हम यहाँ पे हार्ड ड्रिंक कह सकते हैं, बाहर कुछ और कहते होंगे, उसको नाम बदल जाते हैं। इसलिए IUPAC क्या करता है, उनको फिक्स नाम दे देता है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में वही नाम को अपन यूज़ में लेंगे, नाम लोगे, समझ जाएंगे कि भाई इसकी बात चल रही है। बेंजीन है तो बेंजीन तो हर कोई जानता होगा बेंजीन कौन है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे करेंगे, वो अभी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से इनको नॉमेनक्लेचर इनका किया जाता है, किस तरह से इनका नाम अपन रखते हैं। तो उसके कुछ रूल्स है बच्चों, आप लोग अभी मेरे साथ नोट करते चलो कि इसके रूल्स क्या होते हैं, वो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। फिर अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। कुछ रूल्स लिख लिए, अभी नोट कर लिए, ठीक है। अब बच्चों अपन चलते पहले IUPAC, ठीक है। नॉमेनक्लेचर अपन देख रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर किसका देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने के लिए कुछ रूल्स अपन ने लिखे, पहले एग्जांपल से देख लेते हैं, उसके बाद इसके रूल्स और अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी देखते हैं बच्चों पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर में अकॉर्डिंग टू IUPAC के अकॉर्डिंग जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑलवेज नेम कैटायन फर्स्ट। आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है कि कैटायन प्रेजेंट है कि एनायन प्रेजेंट है। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब भी लिखते हैं तो आप क्या देखोगे, कैटायन पहले रहता है कैटायनिक स्फीयर, देन आपका क्या आता है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आता है आपका एनायनिक स्फीयर, ठीक है। दो स्फीयर आप लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं, कैटायन स्फीयर और एनायन स्फीयर, ठीक है। अब ये कैटायन और एनायन स्फीयर कैसे आता है, वो हिल तो नहीं गया कैमरा, कैमरा तो नहीं हिल गया, चलो। अच्छा अपन बात कर रहे थे यहाँ पे ऑलवेज नेम कैटायन फर्स्ट, इसका मतलब क्या हो बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैटायन और एनायन की, ठीक है। कैटायन वाला सबसे पहले लिखेंगे अपन, एनायन वाला लास्ट में लिखा जाएगा। अब कैटायन एनायन स्फीयर आया कहाँ से, तो किस पे डिपेंड करता है बच्चों कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये होता है, आपको याद है अपन क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये कैसे आता है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कैसा है। अगर आपको याद हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, K4FeCN6। K4FeCN6 में हम लोगों ने देखा था K4 बाहर था, मतलब पोटेशियम था, मतलब वो क्या था, कैटायन। तो आपको पता है कैटायन हमेशा आगे आएगा। एनायन जो है, एनायन को सबसे लास्ट में लिखते हैं हम लोग, और बीच में आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। ये हम लोग लास्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो आपने देखा था K4 बाकी FeCN6 अपने ब्रैकेट के अंदर ही था, पूरा ब्रैकेट के अंदर आपका ये चीज़ था, और पोटेशियम वाला पार्ट जो था बच्चों आपके ब्रैकेट के बाहर था, मतलब वो कैटायन था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रूल्स के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहला रूल आता है क्या, ऑलवेज नेम कैटायन फर्स्ट। इसका मतलब आपके पास अगर आपके उसमें कैटायन प्रेजेंट है या एनायन प्रेजेंट है, दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों में से हम सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, कैटायन है तो कैटायन को सबसे पहले लिखेंगे। और एक और चीज़, एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि हमने कहा था कैटायन वाला स्फीयर आगे आता है, एनायन का स्फीयर लास्ट में आता है, लेकिन आप देखोगे बच्चों दोनों में से कोई भी एक चीज़ एक ही टाइम पे प्रेजेंट होगी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। अपन कहें कि भाई कैटायन भी है, एनायन भी है और आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, पानी में जाने के बाद ये पॉजिटिव टूटेगा तो ये पूरा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दो ही पार्ट होते हैं, दो ही आयन हैं जो आपस में मिलेंगे, अपन बोलेंगे आयन्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलने के बाद उसको न्यूट्रल बनाते हैं। बात समझ में आ गई। तो एनायन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि एक साथ पूरा नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये पूरा आपकी स्पीशीज पॉजिटिव है तो ये वाली क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब एनायन होगा। बात समझ में आ गई। कब कैटायन कब एनायन होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। क्लियर है। अब अपन ने यहाँ पे बता दिया अगर आपके पास कैटायन है तो सबसे पहले आप कैटायन का नाम लिखोगे, अगर है तो, नहीं है तो कंडीशन अलग है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल। अब अपने पास दो कंडीशन है। अगर आपका पूरा कॉम्प्लेक्स बच्चों ये चीज जो है आपका कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स आपका या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल भी हो सकता है। वो चार्ज पर डिपेंड करता है। चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है। वो अपन रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे बच्चों कि चार्ज को कैसे निकालते हैं। अभी हम ये जान लेते हैं कि भाई चार्ज होता है कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स के ऊपर। ठीक है। अब अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि अगर कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो। कॉम्प्लेक्स की बात करी थी अपन ने, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपना, ये पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव हो सकता है, दो कंडीशन। ठीक है। अपन ने तीसरी बताई वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो पॉजिटिव या न्यूट्रल दोनों कंडीशन में इसके रूल्स ये वाले होंगे। ठीक है। नेगेटिव होता है तो क्या रूल्स होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। क्लियर। अभी अपन ने पहली बात क्या की बच्चों की, इफ कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट नंबर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड के नंबर कितने हैं, लिगेंड कितने हो सकते हैं, 2 3 4 5। जैसे मैंने अभी आपको बताया था मेटल के साथ कितने लिगेंड हो सकते हैं बच्चों, 4 भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 भी हो,
और हो सकता है 6 भी हों, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कितने लिगेंड अवेलेबल हैं, ठीक है। कैसे जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, वो भी हम आगे रूल्स में समझेंगे, ठीक है। अपन ने यहाँ पे कह दिया कि सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, नंबर ऑफ लिगेंड लिखोगे। सबसे पहले आपने कैटायन का नाम लिखा, कैटायन नहीं है तो हमने क्या देखा कि भाई अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, लिगेंड का नंबर लिख दिया, ठीक है। लिगेंड का नंबर 2, 3, 4 कुछ भी होगा, तो 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग हमको पता है, IUPAC हम बेसिक पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को पता है कार्बन में भी हम क्या करते थे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ठीक है, ऑक्टा, वो सारा आगे चलता रहता है एक्सेट्रा, उसके अकॉर्डिंग। तो 2, 3, 4 या ऐसे ऐसे जो भी कंटिन्यू चलता रहेगा आगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम राइट नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का नाम क्या है, लिगेंड आपका जैसे अमोनिया है या आपका वाटर है, वाटर के नाम हमेशा बच्चों हम लोग लिखते हैं IUPAC में तो उसको हम एक्वा कहते हैं। वाटर को जब भी हम नाम देते हैं बच्चों तो हम हमेशा उसको एक्वा कहेंगे। और अमीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अमोनिया है, अमोनिया को क्या कहते हैं हम लोग, अमाइन ग्रुप कहते हैं, ठीक है, अमाइन कहेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने पहली बात कह दी राइट नेम ऑफ लिगेंड, बात समझ में आई। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों। सबसे पहले IUPAC में आप ये देखोगे, अगर आपके पास जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको कंपाउंड दे दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया, आपको कहा कि आप नाम लिखो। नाम लिखने के लिए आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये कैटायन इसके पास है कि नहीं है। अगर कैटायन है सबसे पहले कैटायन का नाम लिखो। जैसे हम लोग देखते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeC6 को हम नाम क्या देते हैं बच्चों, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो सबसे पहले नाम किसका है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या था, कैटायन था, तो सब चीज़ों को छोड़ दिया, सबसे पहले क्या लिख दिया भैया, कैटायन क्या है, पोटेशियम या जो भी है, सोडियम है या कोई भी है, वो सबसे पहले उसका नाम आया। क्लियर बात। अब उसके बाद हमने देखा भैया, पहले चेक किया कॉम्प्लेक्स कैसा है अपना, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। अब इस केस में तो कैटायन है ही नहीं, तो हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि भाई इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है या न्यूट्रल है। अब चार्ज की बात की जाए तो सीधी सी बात हमको ये देखनी है कि इसके पास एनायन है कि कैटायन है। कैटायन होता ही तो ये नेगेटिव होता। अब यहाँ पे अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल में देखें बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ पे एनायन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब पॉजिटिव हो गया तो अब अपन रूल देख लेते हैं दूसरे। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड लिख लोगे। अब नंबर ऑफ लिगेंड जैसे इसमें 3 है तो ट्राई ट्राई हो गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा राइट नेम ऑफ लिगेंड, फिर नाम लिख दो लिगेंड का। अब हमारे एग्जाम्पल में क्या है, एक से ज़्यादा लिगेंड है। तीसरा रूल क्या कहता है, इफ मोर देन 1 लिगेंड राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड है तो आप क्या करोगे, उसको अल्फाबेटिकल लिखोगे, ABCDE, इस तरह से अपन उसको जमा देंगे, ए वालों को पहले, उसके बाद वालों को बाद में, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं देन राइट नेम ऑफ मेटल फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ गई। अभी तक अपन क्या करते आए, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड लिख दिया, लिगेंड का नाम लिख दिया, एक से ज़्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि राइट नेम ऑफ मेटल फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। अब आपको क्या करना है बच्चों, मेटल का नाम लिखना है, लेकिन मेटल का नाम किसके साथ लिखोगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स पे, वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने देखा था। उसके अंदर किस तरह से अपन फाइंड आउट कर लेते हैं उसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। जितने लिगेंड होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, उसकी क्या चार्ज आएगा, क्या लिगेंड आएगा। उसके बाद अपन और इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे करते हैं अपन। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लो बच्चों, पहले आपने क्या करा, मेटल का नाम लिखा, उसके नाम को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिख दिया। फिर हमने देखा फाइनली नेम ऑफ एनायन। उसके बाद हमने देखा कि अपन क्या करेंगे, अब लास्ट में एनायन का नाम लिख देंगे। शुरुआत हमने कैटायन के नाम से की, लास्ट में हमने एनायन के नाम पे की। वही रूल फॉलो होंगे, लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स होता है तो कुछ रूल्स यहाँ पे बदल जाते हैं। अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगा वो अपन आगे देखते हैं। तो पहले पॉजिटिव वाले को देख लिया बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, एग्जाम्पल आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम है, अमोनिया है, वाटर भी है और क्लोरीन भी है। अब क्लोरीन को देख के हमें समझ में आ गया कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव चार्ज है। अब अपन को क्या देखना है भैया, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 3 है। तो पहले आप शुरुआत क्या करोगे, ट्राई, ठीक है। अब 2 हैं, 2 लिगेंड है आपके पास, तो आप एक बार तो क्या देखोगे, अमाइन ग्रुप है, अमोनिया AM आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों अमाइन ग्रुप है एक, तो अमोनिया को अमाइन कहते हैं हम लोग, ठीक है। वाटर भी है। अब वाटर को अपन जब लिखते हैं बच्चों नाम में तो उसको हम उसको एक्वा बताते हैं, ठीक है। आप देखोगे ये मैं पूरी टेबल आपको बता दूंगी कैसे क्या नोमेनक्लेचर होता है IUPAC में, वो अपन लिख के और याद कर लेंगे। अभी अपन समझ लेते हैं, वाटर को हम एक्वा कहते हैं, ठीक है। अब आप खुद देख लो, M पहले आता है, Q बाद में आता है,
क्योंकि ए तो कॉमन है ना दोनों में। उसके बाद हम सेकंड लेटर पे चलते हैं। जब भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना हो तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कॉमन है तो सेकंड, सेकंड कॉमन है तो थर्ड, अपन इस तरह से चेक करते हुए चलते हैं। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि भैया एम है और क्यू है, तो एम पहले आता है, क्यू बाद में आता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, अमाइन। तो हमने क्या नाम लिखा, ट्राई अमाइन। फिर उसके बाद हमने लिखा ट्राई एक्वा, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आए भाई, लिगेंड लिख दिया, ज़्यादा है तो वो लिखो। फिर मेटल लिखो, मेटल आपकी क्या है, क्रोमियम, लिख दिया हमने क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पे लिख दी 3 ब्रैकेट में। और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे आप रोमन नंबर में लिखोगे। आप लिखना चाहो ना यहाँ पे, जहाँ पे आपने लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एमाई, आप लिख सकते हो इन रोमन नंबर, रोमन नंबर में लिखते हो हमेशा आप ऑक्सीडेशन स्टेट को। जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे, फर्स्ट लिखेंगे अपन 1 है तो, सेकंड 2 है तो, थर्ड 3 है तो, फोर्थ, ये इस तरीके से जैसे लिखा जाता है बच्चों, इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो ये +3 ये अपन ने लिखा, इसको थर्ड मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी क्रोमियम की। उसके बाद अपन ने लास्ट वाला अपना फॉर्मूला लिख दिया, फाइनली राइट नेम ऑफ एनायन, तो एनायन आपका क्या हो गया बच्चों, क्लोराइड हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एग्जाम्पल नोट करो, आप नाम लिख के बताओ मुझे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों, आप नाम लिख के बताओ इसका मेरा, एक सेकेंड। लिखिए बच्चों, एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आप मेरे को नाम लिख के इसका बताइए। यही फॉर्मूला चलेगा, ये जो अभी तक अपन ने लिखा, क्योंकि अपन को प्रैक्टिस करनी है इसकी। आप देखो, ये समझ में तो आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाले लिगेंड, ब्रैकेट के बाहर वाले आयंस, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अपन को बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ब्रैकेट के अंदर वाला क्या है, लिगेंड्स, मेटल लिगेंड। जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या रहेगा, मेटल और लिगेंड रहेगा हमेशा, और स्फीयर के बाहर होंगे वो आयंस होंगे, वो कैटायन भी हो सकते हैं, वो एनायन भी हो सकते हैं। आयंस होते हैं ब्रैकेट के बाहर, अंदर वाले लिगेंड होंगे, भले ही वो क्लोरीन है। अगर हम देखें एक बार तो कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है, क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन एज अ एनायन भी काम में आता है और वो लिगेंड की तरह भी वर्क करता है। क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दो तो हम क्या कहते हैं, हेलोजन फैमिली है ना बच्चों, लोन पेयर देगी 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक लेने की प्रॉपर्टी दर्शाती है, तो ये किसकी तरह, आयन की तरह बिहेव करती है। और इसके पास लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, ये कोई भी लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है। तो इसलिए क्लोरीन जब लोन पेयर डोनेट करता है तो लिगेंड की तरह बिहेव करता है मेटल के साथ, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तब ये आयन की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ गई। अब आप इसका नाम बताइए मुझे, क्या हो सकता है, लिख के देखो, फिर मैं बताती हूँ क्या होगा इसका। क्या ज़्यादा टफ नहीं दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है इसलिए, है ना। एग्जाम्पल जो लिया ना अपन ने वो सेम लिया है। देखो आप यहाँ पे रूल फॉलो करो बच्चों, क्या है सबसे पहले, कैटायन तो है ही नहीं, उसके बाद हम क्या किस पे चलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड कौन कौन से हैं, टेट्रा और डाई, ठीक है। अब सीधी सी बात पता है, क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं अपन लोग, है ना, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह का नाम देंगे, ठीक है। तो क्लोरो लिखोगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपकी वाटर भी है और क्लोरीन भी है, दोनों लिगेंड है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लिगेंड जो है यहाँ पे क्लोरीन भी एज अ लिगेंड वर्क कर रहा है, तो सीधी सी बात है, सी से स्टार्ट होता है क्लोरीन, और वाटर जो है वो ए से स्टार्ट होता है, तो पहले आप किसको लोगे, वाटर को लोगे। तो आप लिखोगे इसका नाम टेट्रा, फिर लिखोगे एक्वा, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, उसके बाद आएगा आपका मेटल का नाम क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बच्चों सेम है थर्ड, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्लोराइड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिखो
ये वाला लीजिए। और 2 एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, एक ये लिखा है बच्चों, एक दूसरा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। दो हमने कंपाउंड लिखे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक लिखा है CO NH3 Cl3 ब्रैकेट के बाहर, फिर लिखा है CO NH3 और ब्रैकेट में Cl3। NH3 Cl3 अंदर चला गया, नहीं है तो कौन सा हो गया? अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। इस वाले के अंदर आप खुद देखो ना कैटायन ना एनायन है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, मतलब कोई भी आयंस इस पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। दो एग्जांपल हो गए आपके पास। इसका नाम क्या लिखोगे? 6 अमीन ग्रुप हैं, तो हेक्सा अमीन, फिर कोबाल्ट, फिर थर्ड, फिर क्लोराइड, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है, एनायन लिख रहे हैं तो एनायन के नंबर कभी भी नहीं लिखते अपन। राइट नेम ऑफ एनायन आपने लिखा है ना, नो नंबर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हो नो नंबर इज रिक्वायर्ड, कोई नंबर रिक्वायर्ड नहीं है एनायन के साथ। वही चीज़ कैटायन पे भी होगी, जहाँ अपन ने लिखा ना ऑलवेज नेम कैटायन फर्स्ट, तो हम उसमें भी लिख सकते हैं नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, वहाँ पे भी कोई नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनायन जैसे अपन कैटायन भी तो 4 है, पोटेशियम के अंदर 4 पोटेशियम है, लेकिन अपन लिख नहीं रहे उसको, ना पोटेशियम का मतलब ना कैटायन का लिखोगे आप नंबर, ना एनायन का लिखोगे। कितने भी कैटायन एनायन हो सकते हैं, तो इसका नाम पता चल गया। इसका नाम क्या लिखा आपने? हेक्सामीन, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड और थर्ड क्लोराइड, ठीक है। बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो आप क्या बताओगे? अमोनिया। अमोनिया कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है बच्चों, चार्ज नहीं होता इस पर, 0। अगर अपन अमोनिया की बात करें तो 0 चार्ज है। कोबाल्ट की बात करोगे तो कोबाल्ट का चार्ज निकालने के लिए पहले यहाँ पे देख लो -3 की रिक्वायरमेंट है, -3 आयन यहाँ पे चाहिए, तो आप खुद देख लो -3 चार्ज कॉम्प्लेक्स पे आ रहा है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज क्या होगा? +3। अब जब कॉम्प्लेक्स अपन ने कह दिया इनके ऊपर चार्ज क्या है? कैंसिल है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी? +3 आ जाएगी। कैसे आई? पता चल गया, ठीक है। पूरा चार्ज देखेंगे ना अपन, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तभी तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल बनता है, क्लियर है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे तो 0 चार्ज है, पर 3 क्लोरीन अंदर है, तो इसकी वजह से क्या होगा? -3। इसको बैलेंस करने के लिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? +3। समझ गए? ऐसे समझ में आ गया ये कैसे निकाला, ठीक है। ये हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ट्राई अमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट Cr की वो कैसे? क्रोमियम की निकली ना, थर्ड कैसे है? क्रोमियम की थर्ड आएगी ना, +-2 ये एक और -1 -3 टोटल चार्ज हो गया ना। और उसका निकालोगे तो उसका भी तो निकलेगा, कॉम्प्लेक्स का चार्ज भी काउंट करेंगे अपन। बाहर एक क्लोरीन है ना, क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? -1 होता है चार्ज। अगर अपन लिगेंड का चार्ज कैलकुलेट करते हैं, आयंस का चार्ज कैलकुलेट करते हैं, और उसके थ्रू फिर अपन देखते हैं कि मेटल का चार्ज कितना कम है कि नहीं है, ठीक है। इसका -2 2 हो गई, इसका 1 हो गया, -3, इसमें +3 होगा तभी तो बैलेंस होगा। क्योंकि ये जो होते हैं ना, नॉर्मली आप न्यूट्रल जो लिगेंड देखोगे ना बच्चों, वो न्यूट्रलाइज होंगे, न्यूट्रल लिगेंड ही होंगे जनरली। जो भी अपन कहते हैं ना, जैसे वाटर हो गया, कुछ हो गए, जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया ये अमीन ग्रुप हो गया, वो भी न्यूट्रल होगा। उसके अलावा आप जो लेते हो साइनाइड ग्रुप लेते हो, उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो अपन ये भी चीज़ें देखेंगे कि कौन से लिगेंड ऐसे हैं जिनका चार्ज अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज लिगेंड देखेंगे, नेगेटिव चार्ज लिगेंड देखेंगे, न्यूट्रल लिगेंड भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी देख लेंगे अपन की कैसे होते हैं। बात समझ में आ गया? चार्ज उनकी अलग बात है, ये जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वो चीज़ अलग है, दोनों चीज़ें अलग है, दोनों को हमें मिक्स नहीं करना। बात समझ में आई मेरी? क्या कहा मैंने? एक तो अपन कहते हैं लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, लेकिन चार्ज उसमें पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट कर रहा है।
वो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं दे रहा, तो अपन उसको कहते हैं कि वो बेस और एसिड की तरह बिहेव तो कर रहा है लेकिन चार्ज उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आ रहा। बात समझ में आ गई मेरी? चार्ज सिर्फ आयंस पे आएगा, लिगेंड्स पे नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए अपन कहते हैं ना कि भैया चार्ज जो है, अपन ने कहा कि भाई ये तो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, अंदर है, पर फिर भी -2 चार्ज आया इसके ऊपर, क्योंकि इसका क्लोरीन का चार्ज जो रहेगा वो तो जो उसका आयंस का चार्ज है वो वही रहेगा, लेकिन फिर भी इसके जो लोन पेयर बचे हुए, अपन कहते हैं ना क्लोरीन है, क्लोरीन के पास अपन को पता है इतने लोन पेयर हैं, तो मतलब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये लोन पेयर अपने किसको दे देता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी सबशेल के अंदर भेज देता है ये मेटल के साथ। इसलिए अपन बताएंगे कि भैया ये जो है ये क्या कर रहा है, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन चार्ज इसके पास जो है वो उसका वही रहेगा, इसलिए इसका -2 इसका -1 मिलके वो न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर है? इतने समझ में आ गए? अब अपन चलते हैं आगे वाले पे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो तो क्या करोगे? कॉम्प्लेक्स मतलब अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, वो नेगेटिव चार्ज हो या एनायन वाला हो, मतलब अपन कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज हो, तो क्या करोगे? पॉजिटिव न्यूट्रल का हमने देख लिए रूल्स, अब नेगेटिव वाले को देखते हैं अपन, उसको नोट करते हैं, इसको रब कर दो, ये हटा दो सारा, नोट कर लिया सबने। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अपन बात कर रहे हैं अगर कॉम्प्लेक्स अपना नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ रूल सेम है, एक रूल हम चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिगेंड का नंबर, कितने लिगेंड है, सेम वही कॉमन पॉइंट, नेम ऑफ लिगेंड, नेम लिखोगे लिगेंड का। अगर अपन कह रहे हैं इफ मोर देन 1 लिगेंड राइट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वही पहले वाला। अब कह रहे हो आप यहाँ पे एट कैपिटल आयन इज एट कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आपका एनायन है, द नेम ऑफ मेटल एंड्स विद सफिक्स 8 फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपने क्या चेंज कर दिया है यहाँ पे, पहले वाले रूल में अपन क्या कर रहे थे, सिंपल मेटल लिख रहे थे, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, सीधा लिख दिया आपने। अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हो बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स आयन आपका एनायन होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आपका एनायन है, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, मेटल का नाम किसके साथ लिखोगे, सफिक्स लगाओगे मेटल के नाम के पीछे 8, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल अपन देख लेते हैं, उसकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेंगे, लेकिन मेटल के नाम के पीछे क्या लगा दोगे आप, 8 लगा दोगे, ठीक है, चाहे कोई सा भी मेटल हो। अब यहाँ पे अगर अपन बात कर लेते हैं तो आप खुद देखो, साइनाइड पे चार्ज क्या होता है, -1, -1 × 6 कितना आ गया, -6, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं पोटेशियम है, पोटेशियम मतलब कितना है, ये 4 है, 4 मतलब इस पर चार्ज कितना है, +4 है, -6 है, ठीक है। इसको आप अगर न्यूट्रलाइज करो, देखो आप इसको निकाल के कि भैया बाहर वाले को करने के लिए इसका वैल्यू भी तो होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये -6 प्लस का x = प्लस का 4 है, और x का इधर निकालोगे तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे, ठीक है, एक तरफ जो जाएगा माइनस निकलेगा और उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, +2, ठीक है। बात समझ में आई? ये निकलेगा, वैल्यू निकलेगा, वैल्यू निकलने के बाद कितना आएगा x का वैल्यू, आप इसको इस तरीके से नहीं दूसरे तरीके से रख के निकाल लेते हैं हम लोग। चार्ज निकालते हो तो चार्ज यहाँ पे देखो, इसके ऊपर +4 है, इसका -6 है, ठीक है। अब -6 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +6 होना चाहिए टोटल चार्ज, +6 -6 होगा, कैंसिल होंगे तभी तो पूरा न्यूट्रलाइज होगा हमारा सेंटर। तो अपन यहाँ पे कह देते हैं इसके पास -6 है, इसका -4 है, सॉरी +4 है, तो इसका कितना चार्ज आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सिंपल फॉर्मूले के थ्रू अपन देखेंगे उसको अच्छे से, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे अपन, वो अपन पूरा प्रॉपर उससे फॉर्मूले से पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। आपको पता है आपके पास कैटायन +4 है, एनायन अपन को पता नहीं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को पता नहीं है, और ये चीज़ अपन को पता है कि साइनाइड जो है आपका लिगेंड जो है उस पर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो -6 इसका चार्ज है, +4 इसका है, तो +2 ऐड करोगे तभी तो +6 और -6 कैंसिल आउट होंगे। मेरी बात समझ में आई? तो मेटल के ऊपर कितना चार्ज हो गया, +2 हो गया। अब अपन नाम पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कैटायन वाली स्पीशीज़ है, तो आप नाम लिखोगे कैटायन का। कैटायन आपका क्या हो गया, पोटेशियम, नाम इसका हमने पहले लिखा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या लोगे, उसके बाद लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, पोटेशियम के बाद पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा के बाद ये है साइनाइड ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं साइनो, साइनो नाम दिया जाता है, साइनाइड नाम है। तो आप क्या करोगे, इन पे सब जगह पे अलग अलग नाम आपको देखने मिलेंगे, तो साइनाइड को हम लोग क्या कहते हैं, साइनो ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की बात करते हैं तो उसको साइनो ग्रुप कहेंगे हम। बात समझ में आई? उसके बाद हमने क्या किया, पोटेशियम, हेक्सा, साइनो। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे बच्चों, आपकी मेटल, एनायन तो है नहीं, हमें सीधा मेटल ही लिखना है। मेटल क्या है आपका, फेरस आयन, आयरन है,
फेरस लिखते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेरेट, 8 पीछे लगाओगे तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। फेरेट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सेकेंड। अब नाम पूरा हुआ इसका, ठीक है। तो अपन ने K4FeCl6 का कंप्लीट नाम लिखा यूपीएससी के अकॉर्डिंग, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये हो गए इसके रूल्स, ठीक है। आगे चलते हैं अपन और एग्जांपल्स के साथ। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आप मुझे लिख के बताओ क्या क्या हो सकता है। क्या बोलोगे इसको नाम, सोडियम है ना, देखो सोडियम, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे लिगेंड, लिगेंड के नंबर पे सोडियम पेंटा, उसके बाद साइनो, सोडियम पेंटासाइनो, उसके बाद नाइट्रोसाइल बोलते हैं इसको, नाइट्रोसो ग्रुप होता है ये, नाइट्रोसो एनो, तो नाइट्रोसाइल ग्रुप होगा इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। नाम दोगे इसको पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल, ठीक है, NitroSyl है ना। पोटेशियम सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल के बाद आप क्या लोगे अपना आयरन फेरेट। फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी इसकी, थर्ड होगी सेकंड होगी, एन और ओ के ऊपर कितना चार्ज होता है, सेकंड होगी, ठीक है। कितना चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, -2 होगा ना चार्ज एनओ के ऊपर, एनओ के ऊपर कितना आएगा, इसका आ गया कितना 1 × 5 -5 इसके ऊपर है, और इसका कितना है +3 है, ठीक है। +3 और -5 किसके लिए कितना हो जाएगा, एनओ का, एनओ का होगा कोई चार्ज उसके ऊपर, एनओ का चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल स्पीशीज है ये एनओ, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई ना, नाइट्रो ग्रुप, एनओ के अंदर बॉन्डिंग होगी तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल हो गया, तभी तो -5 +3, तो इसका आयरन का कितना निकलेगा, +2, +3 +2 +5 और -5 0, कैंसिल आउट। एनओ के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एनओ न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ गई, वो सब नाम अपन देखेंगे ना, मैं पूरी आपको लिस्ट दे दूंगी कि एनओ ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या बोलोगे, ठीक है। वो अपन एक बार और अपना एक बार यहाँ पे लिख के देख लेंगे, उससे आप लोगों को 1-2 बार याद हो जाएगा। नाइट्रो है तो उसको नाइट्रोसाइल लिखोगे। अब जैसे अपन ने इसको क्या बोलते हैं अपन इसको, साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड को अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, साइनो कह रहे हैं। तो ये जो है कंपाउंड के नाम चेंज हो जाते हैं किसमें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। अपन जब IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसके कुछ नाम है, वो अपने पास सारे हैं, मैं आप लोगों को टेबल दे दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में।
ये 3 मैंने कंपाउंड आपको लिख दिए हैं। अब आप इनका नाम मुझे लिख के बताओ कि इनका नाम क्या होगा। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। दिख रहा होगा FeCO5 कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड है K3, ठीक है। इसको है ना लिख लो, ब्रैकेट लगा लो इसके आगे, जो मैंने ब्रैकेट लगाया ना वो ये हो जाएगा। इसको अपन ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। वैसे छोटा है ना इसलिए इसको इस तरीके से बता दिया था, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। सिंगल ब्रैकेट होगा तो भी हमको यही समझना है कि आयरन जो है सॉरी FeCO5 लिखा ना अपन ने, इसका ब्रैकेट यहाँ आएगा, ये यहाँ FeCO5 आयरन मेटल जो है वो अंदर है, कैटायन एनायन कुछ भी नहीं है इसके पास, ठीक है। K3 और K2 मतलब ये न्यूट्रल होगा। अगर इसके ऊपर कोई भी कैटायन या एनायन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रल होगा, ठीक है। ONO है ना, ONO को लिख लो, इसके अंदर क्या बोलोगे, नाइट्रीटो। ये जो है ना ONO ग्रुप, उसको बोलते हैं अपन नाइट्रीटो। नाइट्रेट होता है NO, नाइट्रीटो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, और उसके साथ अपन ने एक और ऑक्सीजन लगाया है ना, उसको आप नाइट्रीटो ग्रुप कहोगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो है बच्चों, उसका नाम क्या होना चाहिए, आयरन है, आयरन के साथ क्या है, CO ग्रुप है। CO मतलब क्या होता है, कार्बोनिल। CO कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं अपन। नाम जो होता है ना CO मतलब कार्बन ऑक्सीजन का CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल फेरस, न्यूट्रल है बच्चों। CO जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं आता उसके ऊपर। अपन चार्ज किस पे बताते हैं, जो कि क्या होगा, ऐसा आयन जो कि फ्री है। मेरी बात समझना। एक चीज़ और देखो, अभी तक अपन ने क्या कहा था कि कौन से जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि क्या अपन ने कहा था, एक तो H2O, एक NH3। ये जो मॉलिक्यूल हैं हम कहेंगे इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इनकी अगर अपन कहें तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ हैं या इनका आउटर मोस्ट जो शेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, वो फिल है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों ने बॉन्ड बना लिया आपस में। वाटर को ले लो, अमोनिया को ले लो, इधर हम बात करते हैं CO की। CO के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। NO भी पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। जो अपन कहेंगे मॉलिक्यूल सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्टेबल होते हैं, उन पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई है ना। पता है ये चीज़ तो अपन को। अगर अपन कहते हैं वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जब NO स्टेबल है तो इट मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं है। CO स्टेबल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्या OH स्टेबल है, नहीं है, क्योंकि HOH होता है, पानी होता है पूरा। OH अगर अलग सिंगल एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इस पर माइनस का चार्ज होगा एक। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे OH माइनस जो है वो क्या करता है, HOH की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब वाटर की फॉर्म में। OH माइनस आयन जब आता है इसका मतलब उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे अपन को CO का पता चला, भाई CO एग्जिस्ट करता है, खुद ही अकेले पाया जाता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्टेबल है, इसका मतलब न्यूट्रल है। और जब न्यूट्रल होगा तब मेटल के साथ कुछ नहीं आएगा। जब न्यूट्रल होगा तो मेटल को आप एज इट इज लिख दोगे, फिर हम लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल आयरन, क्योंकि आयरन है। फेरस फेरिक जब कोई कंपाउंड बनाता है तब अपन कहते हैं इसको, तो अपन क्या कहते थे, फेरेट बोला हमने। जब वहाँ पे क्या हो रहा था, 8 मतलब क्या कह रहे थे अपन, एनायन होता है। कॉम्प्लेक्स जब एनायन होता है, कॉम्प्लेक्स तो एनायन है ही नहीं। जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो मेटल को एज इट इज लिख दोगे। बात समझ में आई। अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे एक और रूल लिख सकते हो, इफ़ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, लिख दो, एक नोट कर लो, इफ़ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, इफ कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, the name of metal ion is same, the name of metal ion is same or common, the name of metal ion is same or common, उसी के जैसा रहेगा या कॉमन नाम रहेगा। बात समझ में आ गई। जैसे अपन ने आयरन के लिए बात कर ली, अपन आयरन लिखते हैं Fe को, तो अपन सिंपल लिख सकते हैं पेंटा कार्बोनिल आयरन। आयरन के आगे अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो लिखनी पड़ेगी,
कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। न्यूट्रल है तो 0। जब ये इसके हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो सीधी सी बात है कोई कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं है, ये स्टेबल है। ये 0 है, ये प्लस की तो बता नहीं सकता, मतलब एनायन भी चाहिए होगा फिर इसके साथ। मेरी बात समझ में आई? तो कॉम्प्लेक्स पे किसी प्रकार का चार्ज है ही नहीं। इसका मतलब आप इसको, तभी तो अपन ने ब्रैकेट भी नहीं लगाया था, कई जगह पे इसको सीधा लिख दिया जाता है FeCO5। इसका मतलब आप खुद देखोगे कि ये क्या है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आप समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स तो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है? 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। तो आपको ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ेगा, तभी आपका ऑप्शन सही होगा, नहीं तो ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने बात करी नेक्स्ट K3FeONO6, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद आएंगे हम हेक्सा नाइट्रीटो। उसके बाद क्या आ गया, ये फेरेट, और उसकी वो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रीटो फेरेट, और उसकी वो कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 3rd। कैसे? NO2 है वैसे, वो ONO मतलब NO2 है ना, NO2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NO2 पे चार्ज कितना आ जाएगा? -1। NO2 कंपाउंड है, चार्ज होगा उसके ऊपर, ONO मतलब NO2। यहाँ पे इसका +3, इसका +3, इसका +6, इसका -1 × 6 -6। सही है। ठीक है। K3 इसके ऊपर चार्ज रहेगा, आपको चार्ज देखना पड़ेगा बच्चों, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। एक चीज़ आपको पता है तो दूसरी आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे, किस तरीके से आएगा। बात समझ में आ गई? NO2 पे पाया जाएगा चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हो गया पोटेशियम हेक्सा नाइट्रेटो फेरेट। अब कौन से होते हैं वो एक बार अपन टेबल और देख लेंगे कल, उससे अपना और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से पॉजिटिव, कौन से नेगेटिव, कौन से न्यूट्रल हैं। जब पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड मिल जाएंगे हम लोगों को, तो हमारे लिए समझना और ईजी हो जाएगा। ठीक है, 3rd वाले की बात कर लेते हैं, K2ZnOH4। क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम टेट्रा, इसका नाम पोटेशियम। टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंक 8 है ना, जिंक 8 आ जाएगा नाम पीछे। और इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2nd। टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंक 8 2nd आ जाएगी। कैसे आई 2nd? ये +2 हो गया। OH पे अपन ने अभी भी पढ़ा था -1 मतलब 4, -4 हो गया इसका। और यहाँ पे प्लस का 2 चाहिए हमारे पास, +2 और -4। बात समझ में आ गई? आप या तो ये भी कर सकते हो, पॉजिटिव आयन और मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करके ले लें अपन, दोनों पॉजिटिव रहेंगी। इधर वाला जो रहेगा आपका, चाहे लिगेंड हो नेगेटिव या फिर एनायन हो आपका, उन दोनों को अपन माइनस को ऐड कर दो, प्लस को ऐड कर दो, और कैंसिल आउट करके देख लो दोनों में से किसकी आती है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में ऐड कर देंगे इधर मेटल के साथ, नेगेटिव होगा तो आप लिगेंड के साथ उसको ऐड करके देख सकते हो। समझ में आ गया किस तरह से हुआ? और लिखती हूँ मैं, अब बताओ आप मुझे, एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, रब कर दूँ इसको। ये समझ में आ गए? IUPAC अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, IUPAC आधा पढ़ा है अभी हमने। आज सिर्फ हमने कुछ एक रूल देखे हैं जिसके अकॉर्डिंग अपन नाम लिखना सीख रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोग जो देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वो देखेंगे इससे रिलेटेड रूल्स देखेंगे, और भी रूल अपन देखेंगे कि अब इनके नाम कैसे होते हैं। लिगेंड की टाइप पढ़ेंगे, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिव चार्ज लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं। अभी अपन और एग्जाम्पल्स इसके कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाए। बताइए मुझे, क्वेश्चन लिखिए। अब इसका नाम बताइएगा, मैं एक आपको लिख देती हूँ वापस से। इसका नाम और लिखिए आप, Na2FeCN5 फिर NO+, Na2FeCN5 NO+। इसका नाम क्या होगा?
अब बच्चों यहाँ पे देखना एक चीज़ नोटिस करो, इस वाले एग्जाम्पल में अपन को इसका नाम लिखना है, बाकी नाम लिखना कॉमन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, NO+ दे रखा है। NO+ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोनियम आयन बोलेंगे इसको, ठीक है। लिखो इसका नाम जो होगा ना बच्चों नाइट्रोसोनियम होगा, ईएम लगा देंगे नाम के आगे, नाइट्रोसो तो था ही, नाइट्रोसोनियम हो जाएगा इसका, नाइट्रोसोनियम NIUM, क्योंकि ये आयन है इसीलिए, ये प्लस आयन है, पॉजिटिव आयन है बच्चों ये, इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे, नाइट्रोसोनियम आयन, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। अभी तक जो लिगेंड हम लोगों ने देखा वो लिगेंड अपन ने कैसे देखे थे, चार्ज इस तरह से नहीं बता रहे थे, इस पर अलग से चार्ज आपको शो हो रहा है, NO+ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आया होगा तभी प्लस चार्ज आया इसके ऊपर, ठीक है। तो अपन ने इसको NO+ लिखा है, तो इसको आप नाम दोगे नाइट्रोसोनियम आयन। समझ में आया? अब आप इसका नॉमेनक्लेचर करो और बताओ क्या नाम आएगा। सोडियम पेंटासाइनोनाइट्रोसोनियम सेकंड कैसे, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -5 हो गया, -1 होता है, -5 +2, ये कितना हो गया +2, और ये +1 यहाँ पे है ही, प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल आउट, ठीक है। तो आयरन के ऊपर हो गया +2 हो गया चार्ज। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन, अब आप एक काम करो, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बोलूँगी, आप लोग नाम बोलूँगी, आप लोग फॉर्मूला लिख के बताइए, ठीक है। मैं आपको नाम बोल रही हूँ, आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 ब्रैकेट के अंदर, डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 और टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड, हाँ डाइक्लोरो प्लेटिनम 4, डाइक्लोरो प्लेटिनम 4, प्लेटिनम ब्रैकेट में 4 है, उसके बाद अपन लिख रहे हैं डाइक्लोरो CHLORO, डाइक्लोरो सॉरी टेट्राक्लोरो, डाई नहीं टेट्रा, हाँ टेट्राक्लोरो CHLORO क्लोरो, उसके बाद प्लेटिनेट, और इसके आगे है आपका सेकंड, डाइक्लोरो प्लेटिनम 4 और फिर टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। नाम लिखिए, कैसे लिखोगे इसको, सोच के देखो क्या होगा और कैसे होगा। डाइक्लोरो प्लेटिनम, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट तो बनेगा PtCl2, है ना, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया आपने, ब्रैकेट में लिखोगे नहीं वो तो अपन बता देते हैं, एक ब्रैकेट और बनेगा PtCl4। एक आप खुद देखो, एक तो क्या है बच्चों, अगर अपन बता रहे डाइक्लोरो प्लेटिनम, मतलब यहाँ पे क्या था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -2, 2 क्लोरो है -2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसने लिख दी कितनी है, +4, मतलब चार्ज कितना आ रहा है कॉम्प्लेक्स पे, -2 आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करो तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया आपका -2, तो ये आपके पास क्या है, एनायन की फॉर्म में जुड़ा है ये आपके पास। तो यहाँ पे देखो टेट्राक्लोरो प्लेटिनम, यहाँ पे क्या है, इसकी है -4 और इसकी कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 और इसकी -4, तो -2 आ रही है। इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया, -2 चाहिए, ये इसको वो कर रहा है, क्या बोलते हैं अपन, इसमें तो +2 है, कहाँ पे, इस वाले में ना, हाँ सॉरी +2 इसका, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2, इस कॉम्प्लेक्स में -2, तो ये फुलफिल कर रहा है इसको। कैटायन एनायन की तरह कॉम्प्लेक्स पूरा अलग हो गया। ऐसा भी हो सकता है जब सेम मेटल और सेम लिगेंड जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं,
लेकिन जुड़ने का तरीका आप देखो, ये एग्जाम्पल इसीलिए अपन ने उठाया, थोड़ा अलग है बाकी सबसे। अगर अपन देखें तो इसका नाम क्या लिखा है, डाइक्लोरोप्लेटिनम 4 और टेट्राक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। तो अगर अपन बात करते हैं PTCl2 की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे अपन ने कहा प्लेटिनम पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 जुड़ रहा है ना। तो 2 बार देखो, आप खुद देखोगे मेटल आयन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो रही है क्लोरीन के जुड़ने के अकॉर्डिंग, जो चार्ज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। चार्ज हम निकाल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकाला, मेटल का निकाल लिया अपन ने, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 अपन को मिल गई, दी हुई थी आपके क्वेश्चन में, और क्लोरीन का आपको पता चल गया -2 है, तो मतलब +2 आ गया इस पे चार्ज। अब पूरा कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स आपस में ऐड हुए, क्यों ऐड हुए, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक ने कैटायन एक ने एनायन बन गया। अपन ने कहा क्या कहा था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर कैटायन प्रेजेंट है तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है दोनों स्फीयर ही हैं, तो एक अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। बात समझ में आई। अब अपन को पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिवली चार्ज हो तो मेटल आयन को सीधा लिखोगे, प्लेन लिखते हो आप, सीधा लिखते हो, कोई इसमें चेंज नहीं करते हम, ये बात हमने कही थी पहले। तभी तो आप देखो डाइक्लोरोप्लेटिनम क्या सीधा देखा आपने, न्यूमेरिक, अगर अपन इसका वो देखें नाम सीधा सीधा लिखा हुआ है, 2 क्लोरो ग्रुप है,